नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा डिमांड बीजेपी के किस नेता की है? आप कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर गडकरी, या राजनाथ सिंह, या फिर कोई और। लेकिन पूरे देश में सबसे ज्यादा डिमांड यानी कैंडिडेट सबसे ज्यादा अपने यहां किसी नेता को बुलाना चाहते हैं तो वो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब क्यों बुलाना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ कैसे माहौल बनाते हैं और इनकी सभाओं में जुड़ने वाली भीड़, जो हजार लोग इन्हें सुनने आते हैं, वो कैसा रिएक्शन लेके जाते हैं, उस फीडबैक का असर उन इलाकों में क्या होता है। क्योंकि अगर फीडबैक का असर नहीं होगा, योगी जी की सभा हो और असर नहीं हो तो कैंडिडेट क्यों बुलाएंगे। अगर बीजेपी ने 400 के आसपास कैंडिडेट उतारा है और इसके अलावा एनडीए के अलग दूसरे कैंडिडेट्स को जोड़ लिए, सब चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक बार उनके संसदीय क्षेत्र में आकर जनसभा कर दें। इस डिमांड की वजह क्या है? अब योगी जी जहां जाते हैं वहां कैसा भाषण देते हैं, और वो भाषण सोशल मीडिया पर भी वायरल होता है, उस इलाके में भी वायरल होता है, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते जाते हैं लोग। और जरूरी नहीं कि बीजेपी वाले शेयर करते हो, आम लोग भी। अब जरा सुनिए ना, जो कहा है मुगलों के बारे में वो आप खुद सुनिए और एनालाइज कीजिए कि योगी बाबा की डिमांड क्यों है। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए केवल सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, और इसीलिए लोग बार बार मोदी को चुनते हैं, इसीलिए चुनते हैं। इस सपने दिखाने का काम तो वे लोग बोलते थे, इस सपने दिखाने का काम तो एक कांग्रेसी करते थे। दादी ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का, पोता भी तोते की तरह आज वही डट रहा है, वही डट रहा है कि गरीबी हटा देंगे। एक पत्रकार ने पूछा कैसे हटाएंगे, तो कहता एक झटके में हटा देंगे। तो कहा एक झटके में कैसे? उसने कहा मैं प्रत्येक नागरिक की संपत्ति का सर्वे करूंगा। और फिर उनके सलाहकार सेम पित्रोदा ने अपने नाम के अनुरूप कांग्रेस के सामने समस्या खड़ी कर दी और क्या कहा हम विरासत टैक्स लगा देंगे। विरासत टैक्स का मतलब आपके पूर्वजों ने, आपके माता पिता ने, आपके पूर्वजों ने कोई संपत्ति अर्जित की है, वे कांग्रेसी क्या चाहते हैं कि उस संपत्ति का सर्वे करा करके लोग रखेंगे और बाद में कहेंगे जैसे औरंगजेब के समय जजिया कर लगता था ना, ऐसे ये कांग्रेस जजिया कर लगाना चाहती है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या ये देश स्वीकार करेगा क्या? अरे मुगलों की औलादें तो वर्तमान में रिक्शा चलाने का काम कर रही हैं और ये लोग जजिया कर वसूली करेंगे भारत से। ये लोग भारत से जजिया कर वसूली करेंगे। एक कांग्रेस ने कह दिया हम विरासत टैक्स लेंगे। भारत ये विरासत टैक्स स्वीकार नहीं करेगा। भारत तो ये नया भारत है, ये टैक्स नहीं, अपनी जनता के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेके आता है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के समय में लोग भूखों मरते थे, आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। उनके समय में लोग उपचार के बहाव में मरते थे। मोदी जी 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की योजना दे रहे हैं। उनके समय में कांग्रेस के हर नेता, हर दलाल का कमीशन तय होता था गरीब की योजनाओं पे। मोदी जी ने उनकी कमीशन बंद कर दी क्योंकि हर गरीब का जनधन अकाउंट खुल गया है, पैसा सीधे मुंबई से या दिल्ली से गरीब के अकाउंट में आ जाता है। उनके समय में किसान आत्महत्या करता था, मोदी जी ने हर किसान को किसान सम्मान निधि दे दिया है। 12 करोड़ किसान किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उनके समय में नारी गरिमा का सम्मान नहीं था, आज तो हर घर में शौचालय है और 10 करोड़ परिवारों को फ्री में एलपीजी के कनेक्शन भी दे दिए गए। 4 करोड़ गरीबों को मकान दे दिए गए और मोदी जी ने कहा है
जितने भी परिवार बाकी बचे हैं, अगले 5 वर्ष में उन सबको भी एक एक आवास उपलब्ध करवाएंगे। हर घर नल की योजना भी पूरा करेंगे। तो देखा आपने, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मुगलों के वंशज कलकत्ता में रिक्शे चला रहे हैं, झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, वो जजिया टैक्स लगाते थे, और आज कांग्रेस इस देश में उसी तरह का एक टैक्स लगाना चाहती है इस देश के हिंदुओं पर, ताकि उनसे लेके मुसलमानों को दिया जा सके। योगी आदित्यनाथ यहीं नहीं रुके, उन्होंने महाराष्ट्र में एक जनसभा में राम मंदिर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बहुत हवा खड़ा किया जाता था, राम मंदिर बन जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा। लेकिन उस वक्त भी मैं कहता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं क्यों बोल रहा हूं, आप खुद सुने कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में भी कांग्रेस के लोग कहते राम जन्मभूमि पे अगर फैसला हो गया, खून की नदियां बह जाएंगे। मैंने कहा यार देखो, फालतू बात करते हो, एक मच्छर नहीं मरने वाला है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश, जिस दिन राम जन्मभूमि का फैसला हुआ और जिस दिन रामलला के मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे शांतिपूर्ण और सबसे उल्लास का दिन रहा होगा। आपने देखा होगा भाई, सामान्य दिनों में राह चलते हुए किसी व्यक्ति पर साइकिल और रिक्शा वाले में भी आपस में लड़ाई होती है, तू मैं हो जाती है। तेजी के साथ कोई मोटरसाइकिल से चल रहा है, कोई बाइक से चल रहा है, कोई कार से चल रहा है, आमने सामने, फिर भी एक दूसरे से मुठभेड़ हो जाती है। ये 3 तिथियां ऐसी हैं जहां पर कहीं कोई विवाद नहीं, उत्साह और उमंग का माहौल था और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह शांति थी। तब मैंने कांग्रेसियों से कहा, मैंने कहा तुम तो कहते थे खून की नदियां बहेंगी, खून की नहीं, रंगों की होली खेली जा रही है, होली। ये उत्सव है, ये उमंग का अवसर है। भारतवासी आज से नहीं, सनातन काल से, आदि काल से इन पर्वों को मनाता आया है। और बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस के लोग ऐसे ही कहते थे, ये अपमानित करते थे, हर संभव प्रयास करते थे भारत और भारतीयता को अपमानित किया जाए, भारत की सनातन परंपरा को अपमानित किया जाए। और इन्होंने तो, एक कांग्रेसी लोग है ना, इन्होंने तो कहा था, हिंदू आतंकवाद शब्द भी तो इन्होंने ही दिया था। योगी आदित्यनाथ के भाषण का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है आतंकवाद एंड लॉ एंड ऑर्डर। वो कहते हैं कि मोदी जी की सरकार के पहले इस देश में क्या होता था। आज सूरत में बम ब्लास्ट हो गया, आज दिल्ली में बम ब्लास्ट हो गया, मुंबई में कोई आतंकी घुस आया, आज होटल ताज में घुस रहा है, कभी अहमदाबाद में ब्लास्ट हो गया, कभी वाराणसी में ब्लास्ट हो गया, अयोध्या में ब्लास्ट होगा। योगी जी कहते हैं कि आज भारत के किसी हिस्से में एक पटाखा भी फूटता है ना, तो सबसे पहले पाकिस्तान कहता है इसमें हमारा हाथ नहीं है। आप खुद सुनिए क्या कह रहे हैं। याद करिए, ये कांग्रेस सपा की सरकार जब केंद्र में थी, बहुजन समाज पार्टी उनको सपोर्ट कर रही थी, तब क्या हाल थे। आतंकी घटनाएं कहीं भी हो जाती थी, विस्फोट कहीं भी हो जाते थे। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला हुआ, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ, लखनऊ में हमले हुए, सीआरपीएफ के कैंप रामपुर में हमला हुआ। लेकिन बहनों और भाइयों, याद करिए, भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष के कार्यकाल में दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ। अब तो कहीं पे जोर से पटाखा फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है। बहनों और भाइयों, ये होती है देश की धमक, और ये मोदी जी के नेतृत्व में हो पाया। लोगों को योगी आदित्यनाथ की राष्ट्रवादी बातें, देशभक्ति से भरी बातें, हिंदुत्ववादी बातें अच्छी लगती हैं। और अच्छी क्यों लगती हैं कि बयान के साथ इनका कर्म भी जुड़ा हुआ है। जिस उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी एक आम समस्या थी,
रहजनी, लॉ एंड ऑर्डर वहां बहुत बड़ा इशू था। उस राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया है। आज आप नोएडा, गाजियाबाद, किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, 11-12 बजे तक लड़कियां, महिलाएं आराम से घूमती दिखती हैं। उस उत्तर प्रदेश में जहां के लोग माइग्रेट करके दिल्ली, मुंबई, सूरत वगैरह कमाने जाते थे, उस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाने वाला राज्यों में से एक है वो। अगर भारत 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का ख्वाब देख रहा है तो उसमें से 1 ट्रिलियन अकेले उत्तर प्रदेश का है योगदान। आखिर ये कायाकल्प किया। उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कि शासन करना सबसे मुश्किल है, उत्तर प्रदेश को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, कई देशों से बड़ा है, और जो पॉलिटिकल संस्कृति है, गुंडा कल्चर है, पिस्टल, कट्टा, माउजर, 19% जो मुस्लिम आबादी है उन सबको लेके, लेकिन उस उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है। और इसलिए योगी आदित्यनाथ देश भर में लोकप्रिय हैं। गुजरात में मोदी ने करके दिखाया था, मोदी उसका फल पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने करके दिखाया 2 टर्म में, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी के बाद कौन? और पूरे देश से एक ही आवाज गूंज रही है, मोदी के बाद योगी। नमस्कार।